Hello everyone, welcome back to your channel, and in this video we are going to cover chapter number 2 of economics, and that is people as resource one shot. This is your master teacher Varsha, and in this video जैसे कि मैंने आपको बोला हम ये पूरा चैप्टर वन शॉट करने वाले हैं. अब ये चैप्टर क्या है, किस बारे में बात करते हैं, लेट मी टेल यू ब्रीफली. देखो, एवरी टाइम वी आर गोइंग टू टेल यू दैट समथिंग इज अ रिसोर्स, राइट. इफ आई टेल यू कि कोई चीज रिसोर्स है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिसोर्स, व्हाट डू वी मीन बाय रिसोर्स, राइट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that you should be asking yourself is that what is a resource, what do we mean by a resource. So let me explain it for you. वैसे class 10 में भी आएगा, remember. Now resource, anything that can satisfy your needs is a resource. Right now you're watching me, maybe with a phone, maybe with your laptop, maybe with your iPad, or maybe with your जो है कोई टैबलेट भी हो सकता है. सो वो सब चीजें जिनकी वजह से मैं आप तक पहुंच रही हूँ वो रिसोर्स है. वो इंटरनेट कनेक्शन, वो वाईफाई कनेक्शन, वो हेडफोन्स जो ये आप यूज करके पूरा क्लास को पढ़ रहे हो, जिस फोन को आप यूज कर रहे हो, कोई भी चीज जो ह्यूमन बींग्स की नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स होती है. आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पी रहे हो, हाँ जी, आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं. आप थक गए और बैठना चाहते हो तो चेयर पे बैठोगे, किसी सीट पर बैठोगे, सब रिसोर्स होती है. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पीपल एज अ रिसोर्स, क्या लोग भी रिसोर्स होते हैं? हाँ, द आंसर इज यस, लोग भी रिसोर्स होता है. लोगों के वजह से ही सब चीज रिसोर्स है. ये जो पेन है ना, ये मेरे को शाकालाका बूम बूम पेंसिल से तो नहीं बनाया है, किसी ने तो इसका प्रोडक्शन किया होगा. सो पीपल नहीं बनाया होगा, किसी ह्यूमन बीइंग नहीं बनाया होगा. ठीक है, मेरा चश्मा है, ये भी किसी ने बनाया होगा. द ब्रेसलेट, द रिंग्स, एवरीथिंग दैट वी सी इन एनवायरमेंट इज मोस्टली मेड बाय पीपल ओनली. Yes, apart from natural things that are always there in the environment, वो तो लोगों ने नहीं बनाई है, but लोग ही रिसोर्स का सबसे important part होते हैं. ठीक है, तो आज के इस क्लास में we are going to cover all those factors that how people are a resource. कैसे हम किसी को रिसोर्स बना सकते हैं, और अगर उसको रिसोर्स नहीं बनाया तो कुछ तो उसके साथ गलत भी हो सकता है. ठीक है, वो सोसाइटी पर बोझ बन जाता है. दे आर अ लाइबिलिटी फॉर द सोसाइटी. And for that to not happen, we need to teach our people, we need to educate our people, we need to tend to give them some or other kind of skills and knowledge on daily basis, right? So that is all that we're going to cover in this chapter. If you understood the basics of the chapter, so let's just now get started. देखो, people as a resource एक एफर्ट है टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एसेट होती है फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लाइबिलिटी. इसका मतलब क्या है, आओ समझते हैं. देखो, एवरी टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू दैट पीपल एज अ रिसोर्स एक एफर्ट है कि पॉपुलेशन एसेट है. एंड एसेट है जो आपको हमेशा प्लस प्लस और प्लस यानी कि प्रॉफिट देगा, सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले करेगा. और लाइबिलिटी होता है भाई माइनस माइनस और माइनस. सो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है. लाइबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, एक डिप्रिशिएटिंग यूनिट होती है. और एसेट मतलब कि एक पॉजिटिव चीज. कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास फोन है ना, बट आप उस फोन को यूज ही नहीं कर पा रहे, यू कांट रीचार्ज दैट फोन, उसमें लॉक लग गया है ना, आपके किसी कजन ने उसमें गलती से फोन लॉक कर दिया, चाइल्ड लॉक लगा दिया. शिट, अब क्या होगा, अब तो वो लाइबिलिटी बन गया, नेगेटिव है कि भाई बोझ बन गया, सोसाइटी में किसी काम नहीं आ रहा है. तो वो भी चीज जो कि आपके लिए रिसोर्स नहीं होती है, वो लाइबिलिटी बन जाती है. बट हमारे जो पीपल है, हमारे जो पीपल्स हैं, वो एक रिसोर्स होता है. ये हमें जो है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक एसेट हो. और वो एक एसेट कैसे बनेगी, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. People become human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. Now imagine your parents. Your parents are continuously pushing you कि बेटा पढ़ लो, बेटा आप ये कर लो, बेटा आप वो कर लो. They are continuously spending up lots of money on your school fees, all your school curriculums, and all your tuitions, all your online courses, right? So they are putting a lot of money. They are also taking care of your health. They are always feeding you with healthy food, है ना? Why? Because they want to make you a asset for the society and for them as well. कि आप बड़े होके पैसा कमाओ ना, है ना. अब मेरे ऊपर भी तो मेरे पेरेंट्स ने कुछ पैसा लगाया होगा, दैट इज हाउ आई एम राइट स्टैंडिंग राइट हियर. तो मैंने भाई ऐसे तो कोई टीचर नहीं बनता है. यू हैव टू क्लियर टेस्ट टू बिकम अ टीचर, यू हैव टू सरपास इंटरव्यू टू बिकम अ टीचर, राइट. दैट इज हाउ यू बिकम अ टीचर.
इट्स नॉट लाइक कि आप आज सो रहे थे, आज सुबह उठे तो यू बिकम अ टीचर. नो, दैट डज नॉट हैपन. सो आई परस्यूड माई एजुकेशन, आई टुक माई टीचर ट्रेनिंग एंड आई एम फोकसिंग अप ऑन माई मेडिकल केयर. अब मैं रोज बीमार हो जाऊँ, रोज मुझे फीवर हो जाए, तो मेरा रोज गला खराब हो जाए, how will I be able to take the classes, right? So there are 3 factors जो हमें किसी भी ह्यूमन बीइंग पर फोकस तरीके से करने पड़ती हैं, ताकि क्या हो, ताकि एक अच्छा एसेट सोसाइटी के लिए हम लोग तैयार करें. ठीक है, चलो. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल स्टॉक होता है स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का, जो उनके अंदर दिमाग में खुद से ही आती है. बॉर्न जब होता है ना हम, तभी हमारे अंदर ये सारी चीजें हो जाती है ना. समटाइम इसे कि यार कितना इंटेलिजेंट बच्चा है यार, इसको तो सब आता है, इसको देखो, इसको कुछ नहीं आता लेकिन इसको हम सिखा देंगे. तो ह्यूमन बीइंग ही क्या है, जो ह्यूमन कैपिटल है, जो इंसान है, वही स्किल, उसके पास ही नॉलेज है. बुलेट ट्रेन्स बना रहा है ना, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहा है, बुर्ज खलीफा जैसी अद्भुत चीजें, आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर रहा है, स्पेस पे जा रहा है, बाकी प्लैनेट्स पर पहुंच रहा है. कैसे? बिकॉज ऑफ ऑल दी स्किल्स. समझे? चलो, तो बेसिक एक स्ट्रक्चर आपको समझ आया. People as a resource is a way of referring to a country working people in terms of their existing productive skills and ability. तो जब भी किसी के लोग रिसोर्स होंगे तो उसका मतलब वो काम कर रहे हैं, वो अपनी एबिलिटीज पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको स्किल्स आती है, वो अपना एक बहुत ही प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, बढ़िया से वो लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है, उनके लोग देश में पैसा ही पैसा है. लाइक अदर रिसोर्स, पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स. बाकी जो रिसोर्सेस मैंने आपको बोली, आपका फोन, आपका हेडफोन, आपका चार्जर, आपका कुछ भी जो आपके काम आ रहा है, वैसे ही आपके काम आता है लोग भी. आप जा रहे हो बाहर, लोग ही तो दिखेंगे, कोई गाड़ी चला रहा होगा, कोई ई रिक्शा चला रहा होगा, कोई ऑटो चला रहा होगा, कोई ट्रेन चला रहा होगा, है ना, कोई गार्डनिंग कर रहा होगा, यानी कि जिसकी नर्सरीज होती हैं, कुछ मॉल्स होंगे, कुछ तो आपको आसपास चीजें देखने को मिलेंगी. एंड दोज आर ऑल ह्यूमन रिसोर्स, दे आर नॉट रोबोट्स, राइट? तो ये सारी चीजें, व्हेन द एक्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड, हेल्दी, वी कॉल इट कैपिटल फॉर्मेशन. अब जब हम उसके ऊपर पैसा लगा देते हैं, उसकी हेल्थ अच्छी रखते हैं, तो फिर तो और मजा आ जाता है. और मजा आ जाता है तो फिर तो वो फिजिकल कैपिटल बन जाते हैं, और ज्यादा प्रोडक्शन अपना देने लगते हैं सोसाइटी में. सोसाइटी में लोग पैसा कमाने लगते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, और बहुत मजा आने लगता है सोसाइटी में. बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर yields a return just like investment in physical capital. जब भी हम किसी चीज में पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर हम मान लो कोई मशीन लेके आए हैं और वी वांट टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस, आइसक्रीम बिजनेस, एनीथिंग दैट यू वांट टू स्टार्ट, तो व्हाट डू यू नीड? यू नीड टू सर्टेनली हैव फिजिकल कैपिटल. लेकिन अगर जो है हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर वो रिटर्न लेके आने लगेगा. ठीक है, इतनी आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी. In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. सच में रैंक 1 पर आता है ह्यूमन. हाँ, हमें पता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि फिजिकल कैपिटल होता है, वी हैव लैंड एज अ कैपिटल, लेकिन वो जमीन का करेंगे क्या जब इंसान ही नहीं होगा? ग्रीन रेवोल्यूशन हमने देखा प्रीवियस चैप्टर में, राइट? वी सॉ ग्रीन रेवोल्यूशन, डिडंट वी? वी सॉ. बट ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ किसकी वजह से? ऑब्वियसली द केमिकल research that our people were doing, our researchers were doing those research, and that is how we found कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके हमने ये बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया. तो लैंड पर हमने वो चीज यूज करी और प्रोडक्शन को 3 टाइम करा. फिजिकल कैपिटल में ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज यूज कर रहे हो जो भी हमारी फिक्स कैपिटल है, जो हमने फिक्स, किस कौन बना रहा है ट्रैक्टर्स, कौन बनाना है गाड़ियां? ह्यूमन बीइंग से तो बनाना है. तो ह्यूमन बीइंग्स नंबर 1 पर आता है, एंड ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स बनाना देश की नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए. ओके, सो लैंड एंड कैपिटल खुद का कोई यूज ही नहीं है उनका. जब इंसान नहीं थे तब भी जमीन थी, अभी इंसान है तो जमीन का ज्यादा यूज हो रहा है कि भाई टनल्स बना दी हमने, नीचे नीचे हम लोग बुलेट ट्रेन चला रहे हैं. समझ रहे हो आप लोग? तो ये बुरी कहानी हम लोगों को काफी कुछ सिखाती है. फॉर मेनी डेकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसीडर्ड अ लायबिलिटी रादर देन एन एसेट. पढ़ते हैं दोबारा से. फॉर मेनी डेकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसीडर्ड अ लायबिलिटी रादर देन एसेट. बहुत सारे सालों से ऐसा लगता था कि पॉपुलेशन तो बोझ है धरती पर, पॉपुलेशन से कुछ भी नहीं होने वाला है. बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि भाई पॉपुलेशन ही सब कुछ है, पॉपुलेशन ही देश के लिए एसेट है ना, जैसे चाइना. बट वो पॉपुलेशन एसेट तभी होगी जब हम उसको 3 चीजें प्रोवाइड करेंगे. और वो 3 चीजें कौन सी होनी चाहिए? लेट मी जस्ट टेल यू फटाफट से. हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल. ओके, हम किसी भी इंसान को अगर हमें बनाना है
एक चलती फिरती बेसिक मशीन. We have to focus upon his health or her health. We need to educate them. Yes, you heard me right. We need to give them education, and also we need to teach them some knowledge or skills. Okay, everyone. चलो, ये कुछ चीजें हैं, तभी हमारी जो पॉपुलेशन है वो एसेट बन जाएगी. अब हम इसका एग्जाम्पल भी करेंगे तो आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ आएंगी. अच्छा बताओ, यहाँ तक सारी चीजें, यू गॉट द होल पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी. आपको सारी चीजें, ठीक है, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई. वी आर मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट पोर्शन, एंड दिस इज द स्टोरी दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. नाउ यू ट्राई टू रीड इट आउट फॉर योरसेल्फ. आई जस्ट टेक माई सेल्फ आउट ऑफ द स्क्रीन. नाउ आई ऑल्सो रीड इट फॉर यू गाइज. शकाल, या फिर इसको शक्ल भी कह सकते हो. शकाल एक 12-year बॉय जिसकी मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स. फादर बुटा जो थे इसके, वो एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे. ठीक है, शिकाल अपनी मदर की डोमेस्टिक कोर्स में हेल्प करता था, डोमेस्टिक चोर्स में हेल्प करता था. लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और अपने छोटे भाई बहन का ध्यान भी रखता था. बूटा एंड शीला, विच वर शकाल्स पेरेंट्स, वर ईगर टू टीच शिकाल, एंड दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल. और उनको अपने बच्चे को पढ़ाना था, एंड उनको जबरदस्ती स्कूल में, वो नहीं चाहता था पढ़ना, क्योंकि आप लोग भी नहीं चाहते हो पढ़ना. एंड ही कंप्लीटेड हिज 12th, उन्होंने अपनी 12th भी शिकाल ने कंप्लीट करी. और अपनी फर्दर स्टडीज के लिए उसके पेरेंट्स ने लोन भी लिया, ताकि वो एक वोकेशनल कोर्स कर पाए, स्किल सीख पाए, कंप्यूटर कोर्स कर पाए. ठीक है. Next up we have Shakal was meritorious and interested in study from the beginning. With great vigor and enthusiasm he completed his course. उसने बहुत बढ़िया से सारी पढ़ाई की, सारा बहुत ज्यादा फोकस उसने किया, and actually उसको अच्छे से उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया with very nice marks. After some time he got a job in a private firm and even designed a new kind of software. और फिर उसको एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली, और फिर उसने वहां पर काफी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया और एक न्यू सॉफ्टवेयर भी बनाया. नाउ इमेजिन दिस सॉफ्टवेयर ना, उसकी सेल बढ़ गई उसकी कंपनी से, एंड एवरीवन वाज प्रेजिंग हिम. हिज बॉस acknowledged his services and rewarded him with a promotion, और शिकाल का प्रमोशन भी कर दिया. he started earning a large chunk of money, है ना. वो कंपनी का प्रॉफिट करा रहा था, कंपनी आगे बढ़ रही थी, कंपनी के पास पैसा आ रहा था, तो ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉय को ऑफर करेगी कंपनी. ठीक है, तो मतलब बढ़िया लग रहा है स्टोरी में तो सब कुछ. लेकिन वहीं पर एक बच्चा है विलास. अब विलास के स्टोरी में क्या होने वाला है, आइए देखते हैं. विलास एक 11 साल का बच्चा, रिसाइडिंग इन विलेज. फादर महेश जो कि एक फिशरमैन थे. His father passed away when he was only 2 years old. Mother sold fish to earn money to feed the family. अब फादर जो थे वो पास अवे हो गए जब वो सिर्फ 2 साल का था, और उसकी मम्मी जो है मछलियां बेचकर घर चलाती थी. She bought fish from the landowner's pond, sold it in the nearby mandi, rupees 150 a day by selling fish. 150 रुपए वो दिन का कमा लेती थी. और विलास ना थोड़ा पेशेंट बन जाता है अर्थराइटिस का. could not afford to take him to the doctor and could not go to school either. अब उसको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उसकी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए पैसा नहीं है. हेल्थ खराब है तो स्कूल नहीं जा सकता, पढ़ाई नहीं कर पाएगा. व्हाट विल हैपन, क्या बन रहा है ये. he helped his mother in cooking, looked after his younger brother मोहन. ये अपनी मम्मी की मदद करता था, क्योंकि वो भी भाई बूढ़ी हो रही थी. मदर जो है ऑफ्टन शी यूज्ड टू फेल सिक, एंड घर पे कोई नहीं होता था. तो अब घर पे कोई नहीं होता था, तो उसी को अपनी फैमिली की सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ेंगी. एंड विलास एट द एंड ऑफ द डे सेम गांव में सेम काम अपने पेरेंट्स का जैसे करने लगता है, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ऐसे हैं कि ही कांट अफोर्ड टू हैव अ डिफरेंट लाइफ. ठीक है, तो अब वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या सीखा हमने इन दो स्टोरी से. नाउ वील सी दिस. In two case studies, we saw Shakal went to school. Shakal was physically strong and healthy, and उसको डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ता था, पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था. शिकाल के पास डिग्री भी थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, और शिकाल के पास अच्छी जॉब में मिली. और सेवरल इयर्स में तो वो एक बढ़िया क्वालिटी ऑफ लेबर, है ना, ह्यूमन कैपिटल बन गया, पैसे की चलती फिरती मशीन बन गया, अपने छोटे भाई बहनों पर भी ध्यान दिया. Whereas Vilas जो स्कूल नहीं जा पाया due to various reasons, and there was no support from the government maybe for anybody from his family, so he had to restrain himself. वो एक हेल्थ इशू से भी गुजर रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे डॉक्टर के जाने के लिए. उसकी काम जो है वही काम करना पड़ा जो उसकी मदर करती थी, एंड इवेंचुअली ही बिकेम अ
लाइबिलिटी फॉर द सोसाइटी, राइट। वो अपनी जो है इनकम इतनी कम होती थी, रोटी चावल का खर्चा निकालना वॉज बेयरली पॉसिबल फॉर Vilas, and eventually he was trapped in again this poverty, and he became a liability for the society. Whereas शकाल की स्टोरी से हमें पता चला कि क्या हुआ। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जब भी हम किसी भी ह्यूमन में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल केयर हो, तो वो हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न फ्यूचर में देता है। दैट इज हाउ योर पेरेंट्स आर स्टिल, you know, investing upon you. Yes, that's the correct answer. That's the correct whole point of the story, that they are investing and there will be a return in future for that, right? मेरे पेरेंट्स ने किया, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके दादू ने किया था, आपकी दादी ने किया था, आपके नानू ने किया था, आपके नानी ने किया था। सब अपने बच्चों को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड they are actually having a fruitful result. Okay, this investment on people is same as investment in land and capital. और ये वही है कि जब हम जमीन पर पैसा लगाएंगे तो जमीन से हम ना कुछ आउटकम निकालेंगे, राइट। जब भी हम किसी चीज पर पैसा लगाएंगे तो हमारे नीड को सेटिस्फाई करेगा, और ह्यूमन भी हमारे नीड को जब भी सेटिस्फाई कर सकता है जब हम उस पर इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट कैसे फॉर्म पे होगी, हमको उसके ऊपर पैसा उड़ाना नहीं है, लेकिन उसके एजुकेशन पर पैसा लगाना है, उसके मेडिकल, उसको हेल्थ अच्छी कंडीशन, ये सारी स्किल्स वगैरह, कंप्यूटर कोर्सेज एंड दिस कोर्सेज एंड दैट कोर्सेज देने पड़ेंगे। With investment made on our education and health can yield a high return in future to form a higher earning and greater contribution to the society. Whenever your parents are making some or other contribution to your, अच्छा, आप लोगों के ऊपर जो आपके पेरेंट्स पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको आपस में आपसे फ्यूचर में ग्रेटर कंट्रीब्यूशन चाहिए सोसाइटी में, और वो आपसे फ्यूचर में हायर अर्निंग्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पैसा कमाए, उसके पास एक अच्छी जॉब हो, वो एक अच्छा वेल सेटल्ड अपनी लाइफ में रहे। एजुकेटेड पेरेंट्स को तो और ज्यादा समझ में आने लगा ये चीजें, कि उनको पता है कि इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन की। जब पेरेंट्स पढ़ लिख लेते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, सो दे इन्वेस्ट हेविली ऑन देयर एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। बहुत ज्यादा हेवी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे कोर्सेज दिलाते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ाते हैं ना, सारी चीजें आपने देखी होंगी, अब आप समझ पा रहे होंगे, बिकॉज उनको एजुकेशन का एक जो है इंपॉर्टेंस खुद पता चल गया है। लेकिन वो कॉन्शियस भी होते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता रहे, हाइजीन एंड चिल्ड्रंस की जो भी नीड है, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, चाहे अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाना हो, इन सब चीजों को लेके पेरेंट्स काफी ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, बिकॉज उनको अपने बच्चे को ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, राइट। अब उसी में ही कंट्रीज हैं, जापान जैसे, कि काफी ज्यादा इन्वेस्ट करता है अपने लोगों में, है ना, ह्यूमन रिसोर्स में काफी ज्यादा जापान इन्वेस्ट करता है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग ए नेचुरल रिसोर्स। आज जो है दूसरे देशों से लोग नेचुरल रिसोर्स मंगा लेते हैं, है ना, और बहुत ज्यादा महंगे पैसों में, बट यहाँ के लोग लिटरली पूरा कंप्लीटली एसेट बन चुके हैं। ये लोग कंप्लीटली एजुकेटेड हैं, यहाँ पर ये लोग शोर नहीं मचाते हैं, रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो हॉन्किंग नहीं करते हैं, फालतू के रूल्स ब्रेक नहीं करते हैं, रूल ब्रेक करने की बहुत बड़ी सजा होती है, ठीक है। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ में। These people have made efficient use of other resources like land, capital. Efficiency in technology evolved people have made these countries rich and developed. इन लोगों ने हर एक चीज का efficient तरीके से फायदा उठाया, चाहे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो चाहे कम, they have always taken advantage of their situation. All right everyone, चलो, तो ये पोर्शन हमने करा। अब हम देखते हैं कि जो हम ये बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड एवरीथिंग, इसमें काम क्या करना पड़ता है, लाइक व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन बाय मेन एंड वुमेन ऑफ द सोसाइटी। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, कि सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग तीन तरीके का काम करते हैं, राइट। हम लोग तीन तरीके का काम करते हैं, एंड दोज थ्री मेन सेक्टर्स आर ऑलवेज रिटन ऑन योर स्क्रीन ऑलरेडी। नंबर वन है प्राइमरी, ठीक है, नंबर टू है सेकेंडरी, एंड नंबर थ्री है टर्शरी। आप थोड़ा सा इसको रीड आउट करो, थोड़ा सा आप इसको रीड आउट करो तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करते हैं तो वी सी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एंड माइनिंग, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्राइमरी, जहां पर भी कोई रॉ मटेरियल है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। जहां पर भी आपको रॉ मटेरियल देखने को मिलेगा वो हमारा प्राइमरी सेक्टर का काम होता है। अब जब भी हम किसी रॉ एग्रीकल्चर में, जैसे इमेजिन वी आर प्रोड्यूसिंग वीट, वीट से हम क्या बना सकते हैं, आटा बना सकते हैं, आटे से वी कैन मेक बिस्किट, ब्रेड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेकरी के आइटम्स।
तो जब भी कोई भी हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन कर रहे होते हैं किसी भी चीज का, रॉ मटेरियल से ही तो करेंगे, हवा से तो नहीं करेंगे, तो वो होता है सेकेंड स्टेप। और जो थर्ड स्टेप होता है बच्चा लोग, वो होता है हमारा टर्शरी। एंड टर्शरी में आप ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, जब भी कोई इंसान आपको अपनी सर्विसेज दे रहा होगा तो वो टर्शरी सेक्टर में आता है। तो आप किस में आते हो? जब तक आप 18 अबव नहीं हो जाते हो, यू आर नॉट अ वर्किंग पॉपुलेशन, तो आप किसी भी सेक्टर में नहीं आते हो। ठीक है, दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये यहाँ पर जितना भी पैसा कमाया जाता है वही मिलकर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। समझा आप लोगों को? जल्दी से बताओ, समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट, अब थोड़ी सी चीजें हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी दो चीजें हैं, या तो आप वो पैसा कमाने के लिए कर रहे होंगे या फिर वो आप पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, मार्केट एक्टिविटीज को एक बार देखते हैं। ठीक है, मार्केट एक्टिविटीज को एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स। अब मैं लिख देती हूँ, आई होप आपको विजिबल नहीं होगा। एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, ये आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। आई होप नाउ इट इज विजिबल। सो मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं? जिसमें आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो दूज आर मार्केट एक्टिविटीज, अगर आपको उस काम के पैसे मिल रहे हैं, दैट इज द मार्केट एक्टिविटी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नॉन मार्केट एक्टिविटी? नॉन मार्केट एक्टिविटी जो आप खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए आप उसको खुद के पास रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि कोई किसान है ना, एंड कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि पैसे के लिए गेहूं के खेत में काम कर लेते हैं, तो उनको बदले में गेहूं ही मिल जाता है। दे आर वर्किंग इन द शुगर केन फील्ड, तो उनको बदले में शुगर केन ही मिल जाती है। सो दोज आर नॉन मार्केट। जैसे मान लो कि मैं टीचर हूँ और मुझे अपने घर पे किसी को पढ़ाना, तो आई विल नॉट चार्ज फीस, राइट? सो दैट इज अ नॉन मार्केट एक्टिविटी। बट नाउ सिंस आई हैव टू टीच है ना, तो उसके लिए वी हैव मार्केट। अब वी आर डूइंग दिस फॉर सैलरी बेसिस, राइट? वी आर डूइंग दिस फॉर मनी, है ना? वी आर एम्प्लॉय ऑफ सर्टेनली, है ना? तो हम लोगों को काम है, ये हमारा काम है जिसके लिए हमें पैसा मिलता है। एंड दिस पैसा विल गो टू गवर्नमेंट, दिस पैसा विल गो टू डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, राइट? So this is not for free. Anything that I'll do apart from this, if I teach my cousins, my sister, my brother, so that would be for free. But right now this is a market activity which I am being paid for. ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चला दोनों में, मार्केट एक्टिविटी एंड आपको नॉन मार्केट एक्टिविटी में सारी चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, विमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड। ये बहुत सालों से प्रथा चलते आ रही है कि जो महिला होंगी, जो मेल होंगे, वो काम करेंगे और लड़कियां जो हैं या विमेन जो हैं वो घर पर रहेंगी। बहुत टाइम से चला आ रहा था और ये एकदम लोगों ने इसको एकदम नॉर्मलाइज कर दिया, विच इज नॉट नॉर्मल ऑब्वियसली। वुमेन वर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, और वो भी जो भी काम करती थी घर पर, उसको कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया गया। Their earning, like that of mother male counterpart, is determined on the basis of education and skill. And आज भी हमारे मेल जो हैं उनको ज्यादा पैसा ऑफर होता है, एंड दे आर स्टिल अर्निंग अ लॉट मोर मनी देन द विमेन इटसेल्फ, क्योंकि बहुत सारा हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है सोसाइटी में, बिकॉज काफी डीप रूटेड इशू है और इसको जाने में टाइम लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। हम अपनी पॉपुलेशन को अच्छा कैसे करेंगे? अच्छा, ये तो अब तक इतना आइडिया तो आपको हो ही गया होगा कि हम अपनी पॉपुलेशन को अच्छा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, क्या हो गया भाई? हाँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है ये तीन चीजें हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेट्रा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जब हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। लिटरेसी यानी कि एजुकेशन और हेल्थ पॉपुलेशन के लिए सेट। ठीक है, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आई जस्ट राइट इट डाउन, ये दिख नहीं रहा है, लिटरेट एंड हेल्दी population
एसेट। ओके, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। तो जब भी हम अपनी पॉपुलेशन और अपनी लिटरेसी यानी कि अपनी एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा सा हमें आउटकम देखने को मिलेगा। तो एजुकेशन पर हम लोग कुछ कर रहे हैं, लाइक आवर गवर्नमेंट इज डूइंग एनीथिंग अबाउट इट? आर वी फेसिंग एनी इश्यूज रिगार्डिंग दैट? क्या हमें कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सेक्टर में देखने को मिलती है? चलो कहते हैं, देखो डेफिनेटली गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है। हम हमारी गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल एक्सेस दिया है सबको, ताकि सब बच्चे educated हो सकें. There are schools, those are completely funded by the government. Universal access, retention, quality of elementary education, and special emphasis on girls. We have certainly worked upon our education sector. Yes, we have. Enhances national income, culture richness, and increases efficiency of governance. डेफिनेटली जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चा पैसा कमाएगा, है ना? वो अपनी सारी जो भी उसकी सोसाइटी में है उसका क्या करेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन करेगा, है ना? ही और शी विल रिप्रेजेंट दी सोसाइटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी सोसाइटी। वो जिस भी सोसाइटी से निकल के आएगा, जिस भी बैकग्राउंड से निकल के आएगा। आपको पता है देयर आर 3 जेंडर्स, है ना, विच इज मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। नाउ ट्रांसजेंडर्स को काफी टाइम तक सोसाइटी में टैबू समझा जा रहा था। दे वर नॉट अलाउड टू अपीयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, दे वर नॉट अलाउड टू अपीयर फॉर एजुकेशन। उनको स्कूल में एडमिशन, आपने कभी देखा है कि किसी ट्रांसजेंडर को पढ़ते हुए अपने साथ? नो, राइट? इन कॉलेजेस दे वर नॉट अलाउड, इन यूनिवर्सिटीज दे वर नॉट अलाउड। But now since government has started taking actions that they will be eligible for applying for government jobs, they will be eligible to go to schools which was not allowed earlier. So हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जब भी किसी को एजुकेशन देते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस देते हैं, तो हम सोसाइटी का कोई ना कोई पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम उसे जो भी वो पीछे रह गए हैं ड्यू टू एनी रीजंस, अब कोई जो भी बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, वी कैन नॉट हेल्प दोज, बट वी कैन ऑब्वियसली हैव सम सोसाइटल रिफॉर्मेशन फॉर देम, राइट? सोसाइटी में तुम चेंज कर सकते हैं ना फॉर देम, देन टू सो दैट दे फील इंक्लूडेड। सो उससे नेशनल इनकम इंक्रीज होता है, नेचुरल जो कल्चरल रिचनेस है वो बढ़ता है, और गवर्नेंस भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। लाइक वी हैव गुड पीपल इन गवर्नेंस, वी हैव गुड पीपल इन आवर सोसाइटी, है ना? वरना तो सब चोर और डाकू बन जाएंगे। स्कूल्स में यू सी नवोदय विद्यालय, ईच डिस्ट्रिक्ट इज वन सच एग्जाम्पल, और इन्होंने हमारे एजुकेशन ठीक है, इसके वजह से हमारी एजुकेशन लेवल पर काफी ज्यादा हमने ग्रोथ होते थे देखा है। वोकेशनल स्ट्रीम्स जो होती हैं अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल क्लास 11th एंड 12th, बहुत सारे ऐसे वोकेशनल स्ट्रीम होते हैं जिसमें नॉलेज और स्किल सिखाई जाती है। कंप्यूटर कोर्सेज, पॉलिटेक्निक, आपने अगर गलती से सुना हो तो आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट दैट। तो वहां पर एक क्लास 10th और 12th की डिग्री एक साथ मिल जाती है, आप स्किप भी कर सकते हो, आपको नॉलेज बेस्ड या स्किल बेस्ड चीज ज्यादा सीखने को मिलती है। और इसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बजट भी जो है एनहांस करती है। 151 करोड़ था, तो अभी आपको रिसेंटली 99,000 ऑलमोस्ट जो है 1 लाख बजट आपको देखने को मिलेगा। जीडीपी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन अब हम एजुकेशन में दे रहे हैं, लोग बच्चों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। लिटरेसी रेट जो 18% था 1951 में, सोचो उसको हम कहाँ तक लेके आए 2018 तक, 85%, और ये बढ़ ही रहा है। अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो लिटरेसी रेट केरला में सबसे ज्यादा है और बिहार में सबसे कम है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल सिस्टम की थोड़ी बात करें तो अराउंड जो है 8 लाख स्कूल थे हमारे पास। स्कूल में काफी ज्यादा जो है हम लोगों ने काम करा है, जो भी हमारा पुअर क्वालिटी एजुकेशन था उसको डाइल्यूट करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें करी हैं। मिड डे स्कीम चलाई ताकि बच्चा मोटिवेटेड रहे, स्कूल आता रहे। और फिर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्व शिक्षा अभियान। ये ऐसा अभियान था, एक ऐसी पहल थी गवर्नमेंट की तरफ से कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो 6 to 14 बच्चे, लोग याद रखना इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, 6 to 14 ईयर्स का जो बच्चा होगा वो कंपलसरी एजुकेशन लेगा, एलिमेंट्री एजुकेशन उसको मिलेगी। और ये इनिशिएटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट का, पार्टनरशिप किया था लोकल और स्टेट के साथ, और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की सबको बच्चों को इतना तो पढ़ाई दो। और ज्यादा मोटिवेशन करने के लिए पता है क्या, एक मिड डे मील स्कीम चलाई जाती थी। मिड डे मील यानी कि जब स्कूल में वो लोग होते थे तो उनको खाना मिलता था। और आप बोलोगे कि हमारे स्कूल में भी खाना मिलता है तो कितना मजा आ जाता है ना, आपके मन में तो यही सवाल चल रहा होगा। बट रिमेंबर दैट दीज पीपल वर नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी wealthy background or a very blessed background, they were from a very poor background। बच्चों को माँ बाप अपने साथ लेबर के काम पर ले जाते थे, they were not बीइंग कंसर्न कि उनको पढ़ाना है या कुछ, वो वहीं पर वही काम करने लगते थे। देखा है आपने कभी अपने आसपास ऐसे लेबर होते हैं
है ना, 4-5 लेबर है, वो कुछ कंस्ट्रक्शन कर, वो छोटे-छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं पूरा दिन, कुछ उनके पास काम नहीं होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसी मिड डे स्कील जो है ऐसे काम चलाए थे कि बेसिकली बच्चों को अपने पेरेंट्स जो है भेजने लगे, और ताकि उनको खाना भी मिल जाता था, और वो खाने के चक्कर में ज़्यादा भेज देते कि चलो पेट तो भर जाएगा, और पेट भरने के चक्कर में चलो साथ ही साथ पढ़ाई भी हो जाती थी। दैट वाज़ द मेन, है ना, टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इम्प्रूव हो जाए, जिसमें बच्चे लोग इनको रोज फ्रूट्स मिलते हैं आजकल। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है इसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट, फ्रूट्स भी दे रही है गवर्नमेंट, ये ऐसी ऑर्ड में, राइट, फ्रूट्स दे रही है, ड्राई फ्रूट्स दे रही है, बहुत सारा प्रोटीन एंड ये सब भी गिफ्ट में देते हैं, और कपड़े वगैरह भी ऑब्वियसली फ्री में मिलते हैं यहाँ पर, बुक्स वगैरह भी फ्री में मिलती हैं बच्चों को। ठीक है, तो कुछ यही है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कि बच्चे स्कूल में आए और ज़्यादा से ज़्यादा उनका हायर एजुकेशन हो। तो हायर एजुकेशन जब बच्चे बढ़ा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, कुछ लोग छोड़ देते थे बीच में पढ़ाई, तो उसके लिए कुछ ना कुछ किया है हमने। इंक्रीज किया है कि हम ज़्यादा पास पास स्कूल बनाए बच्चों के लिए, स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम बनाए, ये नहीं कि सब लोग कुछ ऐसा पढ़े जो उनको फॉरेन जैसा लग रहा है, कुछ जो उनके स्टेट में उन्होंने आसपास चीज़ें देखी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी से देखी। तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड भी होते हैं, आपने बहुत बार सुना भी होगा, तो स्टेट स्पेसिफिक भी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। वोकेशनलाइजेशन, नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी वगैरह सिखाया जा रहा है, गवर्नमेंट काफी बड़ा पैसा चंक ऑफ मनी इनके ऊपर खर्च करे। देयर इज ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, अगर आप दूर से पढ़ रहे हो, आपको अलाउड नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको रोज भेजे, तो आप दूर से भी एजुकेशन को परस्यू कर सकते हो, फॉर्मल नॉन फॉर्मल आईटी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट हमारे बच्चों के लिए कर रही है, क्योंकि एजुकेशन इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर दी सोसाइटी, राइट एवरीवन। जल्दी से बोलो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं, या फिर कोई दिक्कत परेशानी है? वीडियो को पॉज करके यू कैन लेट मी नो। ठीक है, ओके, वेरी नाइस एवरीवन। So now since we have seen the education wala number, so over past 60 years there has been a significant growth in number of university and institution. पिछले 60 सालों में हमने शुरू में ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया, क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा लोग करते थे, बट नाउ since the last 60 years we have focused upon higher learning of specialized area, एंड स्पेशलाइज्ड एरिया कौन सा होता है? हायर एजुकेशन में, क्योंकि 12th तक तो हम एक ही चीज पढ़ रहे होते हैं सब, है ना, 12th तक तो हम वी आर ऑल स्टडिंग द सेम सब्जेक्ट, बट आफ्टर 12 somebody is doing chemistry में कुछ, somebody is doing physics में कुछ, somebody is doing history, somebody is doing geography। तो हायर एजुकेशन में हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन भी लगाए और बनाए। ठीक है, नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट एंड विच इज दी हेल्थ पोर्शन। अब जब तक हम हेल्थ अच्छी नहीं करेंगे अपने लोगों की, तो हमें क्या ही आउटकम मिल जाएगा? वी कैन नॉट हैव अ पर्टिकुलर थिंग कि ये सारी चीजें हो जाएंगी, वो सारी चीजें हो जाएंगी, तो हम हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे। हेल्थ पर ध्यान देना मतलब इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियल realizing one's well-being. Health status and its improvement is a priority for the country. When I am not healthy, I won't be able to take class. When you will not be healthy, you will not be able to take class, right? Every time you have fever, every time you are not feeling well, you don't take class. That piles up. Things piles up during that period. फिर आपको टाइम लगता है उस पूरे बैकलॉग को क्लियर करने में। सेम चीज कैसे होती है जब लोगों को 7-8 साल तक ना पढ़ाया जाए, तो अब आप उनको सोचते हो कि आप उनको एबीसीडी सिखाओगे, अब बहुत मुश्किल हो जाता है ना। बच्चे को सिखा सकते हो, बड़े को सिखाना फिर बहुत ज्यादा चीजें डिफिकल्ट होते चले जाती है। तो हेल्थ पर ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा पॉलिसीज बनाई हुई हैं, जो कि हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर और इवन न्यूट्रिशनल सर्विसेज पर ध्यान देता है। और मेजरली अंडर प्रिविलेज बच्चों की जो पॉपुलेशन है उस पर तो बहुत ज्यादा, उनके लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू, फ्री चेकअप्स चलाना, फ्री के मेडिसिन देना, फ्री के सारे उनके लिए चीजें प्रोवाइड करना, हेल्थ कैंप्स वगैरह लगाना। एंड ओवर द लास्ट 5 डिकेड इंडिया ने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया, लाइक लिटरली काफी अच्छा किया, और अभी भी कॉन्टिन्यूसली हम काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। There have been many places in India which do not have even these basic facilities. और आज भी इंडिया में वो कुछ ऐसी जगहें हैं बच्चा लोग जहां पर ये बेसिक फैसिलिटीज आज भी एग्जिस्ट नहीं करती है। There are only 542 medical colleges in the country, 313 dental colleges, and 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, and Tamil Nadu have the maximum number of medical colleges. तो अभी भी बहुत ज्यादा हम लोग सफर कर रहे हैं
है ना, जितने ज्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है उतने ज्यादा हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स नहीं है. वी आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम द लैक ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज. नाउ कम्स नेक्स्ट पोर्शन, अनएम्प्लॉयमेंट. और कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा? या तो क्या होगा, लैक ऑफ स्किल्स होगा, है ना. कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा? लैक ऑफ स्किल्स होगा या फिर लैक ऑफ नॉलेज. कि आप इंटरव्यू देने गए लेकिन यू डिड नॉट हैव इनफ नॉलेज, you could not clear that interview, so you lead to unemployment. So unemployment is said to exist when people who are willingly to work are at the going wages cannot find jobs. Unemployment जब होते हैं जब आपको जो है आप जिस काम के लिए, जिस वेज के लिए काम करना चाहते हैं उतना पैसा आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा हो. द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड 15 to 59 ईयर्स. अगर आप 15 ईयर्स के हो और आप 59 ईयर्स के हो तो आप काम कर सकते हो. ठीक है, आप इसके बाद भी काम कर सकते हो, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, बट गवर्नमेंट इतना कहती है. गवर्नमेंट इतनी, जैसे ही आप 60 ईयर्स के हो गए ना उसी दिन गवर्नमेंट आपको रिटायर कर देगी. क्या बोलेगी? रिटायरमेंट पार्टी बना लेगी आपकी. तो अगर आप किसी 14 ईयर बच्चे को काम पे लगा रहे हो तो वो इलीगल है भाई. इट इज अ इलीगल, इट इज अ क्राइम, राइट. यू कैन नॉट डू. अगर आप 15 ईयर से अबव हो तो यू कैन अर्न योर ओन मनी एंड दैट इज फॉर क्लियर. नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट. देखो, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें दो तरीके से देखने को मिलती है. जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लाइक लैक ऑफ जॉब्स या फिर लोग जॉबलेस हैं, तो अर्बन एरियाज. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अर्बन एरियाज? अर्बन एरियाज यानी कि सिटीज. सिटीज की जो हमारी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दैट इज कम्प्लीटली फॉर डिफरेंट रीजन. वो है कि एजुकेटेड इंसान ही के पास जॉब नहीं है. एजुकेटेड इंसान सिटी में जनरली लोग पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास क्या है, अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयड है बिकॉज उनको प्रॉपर उनके हिसाब से जॉब नहीं मिल रही. और रूरल एरियाज को क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? विलेजेस, है ना. विलेजेस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बच्चा. और विलेजेस में रीजन है कि यहाँ पर सीजन और एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी दिखती है. अब सीजनल क्या है कि जब सीजन आएगा तभी यहाँ के लोगों के पास जॉब होती है. कि आपने कोई फसल को बोआ और ऐसा तो नहीं है कि आपने आंखें खोली और फसल बड़ी हुई. इट टेक्स फॉर द क्रॉप टू ग्रो, है ना. और किसी किसी में तो 6 7 4 5 महीने लग जाता है. 4 5 महीने के लिए कोई काम नहीं होता लोगों के पास. अब डिस्गाइज कहते होती है हिडन. अब मान लो कि ये पीस ऑफ जमीन है और इस पर 10 लोग काम कर रहे हैं. अगर एक इंसान भी काम करता तो भी प्रोडक्शन उतना ही होता और जो है लंबे टाइम तक वो काम करते रहता, तब भी पैसा उतना ही आना था. लेकिन 10 लोगों ने काम भी जल्दी फिनिश कर दिया और पैसा भी उतना ही आया और कम पैसा और लोगों डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ गांव वगैरह में जो विलेजेस होते हैं वहां पर हमें हिडन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है व्हेन पीपल आर मोर देन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट. ठीक है, सो आई जस्ट राइट डाउन दिस इंफॉर्मेशन. Disguised unemployment. ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हो. दिस माइट कम योर एग्जाम. ये हमने एक बार डिटेल में पढ़ लिया. अब हम रूरल का एक केस देखते हैं, छोटा सा है ना, रूरल एरिया का हम केस देखते हैं. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर. और वो ज्यादातर होता है हार्वेस्टिंग एंड जो हमारा सोन वाला सीजन होता है. तो जब हम बीज को बो देते हैं, है ना, तो तब थोड़ा काम होता है, बीच में कोई काम नहीं होता, फिर हार्वेस्टिंग के टाइम काम होता है. ठीक है, और ये जो पीरियड है दिस डिफर एटलीस्ट 2 3 months, इन सम केसेस 4 to 6 months लोगों के पास कोई काम नहीं होता है. ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा इशू है हमारे रूरल एरियाज में. और डिस्गाइज जब लोगों को लगता है कि वो काम है लेकिन रियलिटी में उनके पास कोई काम नहीं है.
This requires a service of 5 people but engages 8 people, 3 people are extra. That is what I just told you कि requirement है इस फील्ड पे काम करना है क्या है, 5 लोग भी कर सकते हैं, है ना, और 8 लोग लगे पड़े हैं, तो 3 लोग क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, और वो कुछ नहीं, 3 पीपल आर रिमूव, तो प्रोडक्टिविटी कुछ काम नहीं होगा, पैसा उतना ही आएगा 3 लोगों को हटा भी देंगे तो। अर्बन एरियाज में क्या होता है, अर्बन एरियाज में एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट बिकॉज उनका कॉमन फिनोमिना है, बहुत सारा यूथ जो है ना मार्टिकुलेशन करके, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी जॉब्स नहीं ढूंढ रहे, बिकॉज जॉब्स है ही नहीं मार्केट में। और मार्केट में जॉब्स ना होना, मान लो कि हमारे पास एक जॉब है, एंड फॉर एक जॉब ना आई हैव 100 पीपल टू सेलेक्ट, नाउ 100 पीपल आर इक्वली क्वालिफाइड, राइट, सब लोग बराबर हैं। अब मैं किसको यहाँ पर चूज करूंगी, जो सबसे ज्यादा कम पैसे में, लेस मनी में काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, आई चूज दैट पर्सन, राइट। सो दैट इज हाउ पीपल इन सिटीज सफर, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, तो हमें लेबर जो है वो बहुत सस्ते सस्ते में चाहिए, ठीक है। दैट इज वन केस विद द अर्बन एरियाज। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ऑब्वियसली लीड है, वेस्टेज है मैन पावर का, हमारे लोग जॉबलेस रहेंगे तो बहुत दिक्कत है। वही फिर से जैसे मैंने आपको बनाया था, पीपल हु आर एसेट फॉर इकोनॉमी, वो लाइबिलिटी बन जाता है, जब उनके पास इतना पढ़ लिख के जॉब्स नहीं तो फिर वो लाइबिलिटी बनेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट फिर इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ाता है, सोसाइटी पर बोझ बन जाते हैं लोग, ठीक है। Bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. जो भी सारी चीजें वो इतनी कम है कि कुछ आप अपने घर की जो है चीजों को नहीं संभाल पा रहे हो, आप के पास अच्छा पैसा नहीं है। Bare subsistence level. Now somebody who do not have a job, how can he have a good health, है ना, हाउ ही कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। जब पैसा ही नहीं है तो भाई हेल्थ कैसे रखोगे, आप अपनी फूड इनटेक कैसे पूरी करोगे, आप बीमार हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो बेर जो रोटी कपड़ा मकान की नीड होती है, आप वो भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज ग्रेट, राइट। सो अनएम्प्लॉयमेंट के अपने डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट होते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ पर, इकोनॉमी की ग्रोथ पर अपना जो है एक अलग ही बहुत ही जो है हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, रिमेंबर, हमारी इकोनॉमी डिप्रेस्ड हो जाती है, देयर इज अ नेगेटिव इफ पीपल, अब इसको लिख देते हैं, इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ resource, they naturally appear as a liability। समझा आप लोगों को पूरी कहानी अब, liability to the economy, क्या बन जाएंगे, लाइबिलिटी बन जाएंगे इकोनॉमी के लिए, अगर हमने उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया ना। कुछ 3 सेक्टर्स में देख लेते हैं हम। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लेबर लगता है हमारा, बिकॉज ऑब्वियसली हमें वहां पर लेबर ही चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। सो एग्रीकल्चर में हमें सबसे ज्यादा लेबर चाहिए। डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोग अब इसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज इसमें ज्यादा पैसा होता नहीं है और छुपी हुई बेरोजगारी ज्यादा होती है। सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग होती है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग होते हुए देखते हैं। अगर हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो बहुत सारी नई नई सर्विसेज आ रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। आजकल यूट्यूब में इतना ज्यादा जो है लोग एंगेज हैं, लाइक यू आर ऑल्सो वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। वी आर ऑल टेकिंग एडवांटेज ऑफ द IT एंड ऑल द इंटरनेट फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल टू अस, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक स्टोरी है एक विलेज की, वो जरूर हम लोगों को करनी है, केस स्टडी में आ सकती है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। There was a village inhabited by several families. Each family produced enough to feed its member. Each family met its needs by the member making their own clothes, teaching their own children. One of the family decided कि वो अपने बच्चे को कॉलेज भेजेंगे। The boy got his admission in the nearby college of agriculture, और कुछ टाइम बाद वो एक इंजीनियर बन के वापस आता है और अपने ही गांव में काफी ज्यादा चीजें इंप्रूव करता है, एक प्लो और इंप्रूव करता है, एक डिजाइन ऐसा बनाता है जो खेत में यूज करने से प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। एक नई जॉब, दस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वाज क्रिएटेड एंड फिल्ड इन द विलेज। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस, जब उनका ज्यादा प्रोडक्शन लोग मार्केट में बेचने लगे, अच्छा पैसा कमाने लगे, जो पैसा बचा तो उससे अपनी बच्चों के ऊपर खर्च करने लगे, और फिर अपने स्कूल में एक जो है स्कूल खोलने का भी रिक्वेस्ट किया कि अगर एक बच्चा पढ़ने से इतना कुछ हो सकता है तो हम सब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। एक टीचर भी रिक्रूट करा भाई उन्होंने, एक टीचर यानी कि टर्शरी सेक्टर। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और यहाँ के बच्चे स्कूल जाने लगे, और सम टाइम जो है अब अपनी डॉटर्स को भी लोग कुछ ना कुछ सिखाने लगे।
ठीक है। शी स्टार्टिंग स्टिचिंग क्लोथ्स, एक बेटी थी गाँव की, उसको कपड़े सिखाया, उसने अपने कपड़े बेचे और एक टेलर का जॉब भी क्रिएट हो गया। नाउ ये एक अनदर पॉजिटिव इफेक्ट है। एट द टाइम ऑफ फार्मर जब भी क्लोथ्स खरीदने जाते थे उनका पैसा बचता था और ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे और बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी शुरू हो गया। वो फार्मर्स जो कंज्यूमशन से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे, नाउ दे कुड सेल व्हाटएवर दे प्रोड्यूस टू अदर्स। और लोग मार्केट आते थे, उनसे खरीदते थे, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हमने देखी। बट फिर देखो, एक इंसान को पढ़ाने से कितनी सारी चीजें हो गई। एक इंसान को पढ़ाने से स्कूल बन गया, टीचर बन गए, टेलर बन गए, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने फार्म्स पर टाइम स्पेंड करने लगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। एंड दिस वाज अ स्टोरी ऑफ अ सिंपल विलेज, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कैपिटल को एक बार पढ़ाने से चारों तरफ कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज बराबर देखने को मिल रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हमने देखी एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। यहाँ पर वी हैव डन दिस चैप्टर इन सो मच डिटेल दैट दिस इज सफिशिएंट फॉर योर क्लास 9। जितना भी हम इस चैप्टर में चीजें पढ़ चुके हैं, ये सारे आपके एग्जाम्स में काम आएंगी चीजें। सारा हमने डिटेल में एनालिसिस करा चैप्टर का। नाउ सिंस अब हम अपनी लाइव क्लास में इसी के क्विज करेंगे, इसी के एमसीक्यूज करेंगे, इसी के ही जो भी ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, so this was all about the whole chapter, this which we did in detail. I hope कि आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा, आपने बहुत एंजॉय करा होगा चैप्टर को। So thank you so much everyone, I'll see you in the next class. Bye bye, take care, sending you lots of love, bye bye.